आइए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। अगर एक रेस्टोरेंट ओनर अपने रेस्टोरेंट के बाहर ये लिख दे कि वो एक खास तरीके का मीट सर्व नहीं करेगा, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग वहां खाना खाना बंद कर देंगे और बस वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही बात लंदन में हो जाए तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में लंदन में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी तरफ। This is London, openly, because we don't sell halal, and there is all restaurants sell halal, but we don't sell halal. We got attacked. Today is third attack in my restaurant. And last 2 weeks, continue attack. लंदन के हैमरस्मिथ इलाके में हरमान सिंह कपूर नाम के एक सिख बिजनेसमैन पिछले 16 साल से रंगरेज नाम का एक रेस्टोरेंट चला रहे थे। अब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो हलाल मीट नहीं बेचेंगे और उसके बाद जो हुआ उसने लगभग पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। You attacked it. Get the fuck! ऐसा कहते ही अगले ही दिन उनके रेस्टोरेंट के बाहर शांति दूतों की भीड़ जमा होने लग गई। प्रोटेस्ट शुरू हो गई, थ्रेट्स की बात सामने आने लग गई। No, niggas are kind of mad. Niggas are kind of mad. They're like, what was that? Can't lie. लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब पुलिस वहां पर पहुंच गई, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन के बाद अरेस्ट उस आदमी को किया गया जिसका रेस्टोरेंट था। और कुछ ही समय में करीब 16 साल से चल रहे इस बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन में ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ब्रिटेन की सड़कों पर ऐसे प्रेशर ग्रुप्स उभर कर आ गए हैं जो खुलेआम इंटिमिडेशन के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रिटेन इस बढ़ते रेडिकलाइजेशन के प्रेशर से निकल पाएगा या धीरे धीरे इसके अंदर ही फंसता चला जाएगा? इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी कहानी पता चलेगी। देखिए, अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो डोंट वरी, मैं किस लिए हूँ। मैं आपको इसे बहुत आसान लैंग्वेज में शुरू से समझाता हूँ ताकि पूरी घटना स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। मामला है वेस्ट लंदन के हैमरस्मिथ एरिया का। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रंगरेज और इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं हरमन सिंह कपूर। कपूर एक इंडियन ओरिजिन के सिख बिजनेसमैन हैं। कपूर ने ब्रिटेन में ही रहकर ना अपना करियर और अपना बिजनेस खड़ा किया। इसी दौरान उन्होंने वेस्ट लंदन में एक रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम था रंगरेज, टेस्ट ऑफ पंजाब। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं था। रंगरेज करीब 16 सालों से वहाँ पर चल रहा था और इतने सालों में इस एक रेस्टोरेंट ने उस इलाके में अपनी एक पहचान बना ली थी। यहाँ पंजाबी और नॉर्थ इंडियन फूड सर्व किया जाता था। ऑफिस वर्कर्स, लोकल्स और साउथ एशियन डायस्पोरा के लोग ना यहाँ पर आया जाया करते थे, यानी ये एक रेगुलर रनिंग रेस्टोरेंट था। लेकिन 2026 में अचानक ये रेस्टोरेंट पूरे यूके में कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया और इसकी वजह कोई फूड की क्वालिटी का इशू या फिर कोई टैक्स की प्रॉब्लम नहीं थी। असली वजह थी एक साइन बोर्ड, केवल एक साइन बोर्ड। रेस्टोरेंट के बाहर हरमन कपूर ने एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिखा हुआ था वी डोंट सर्व हलाल मीट। और यहाँ से पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। कपूर का कहना था कि ये जो डिसीजन है ना, ये उन्होंने अपनी रिलीजियस बिलीफ के कारण लिया है। देखिए, सिख ट्रेडिशंस में ना बहुत सारे लोग रिचुअल स्लॉटर्ड मीट यानी हलाल मीट को अवॉइड करते हैं और इसी कारण कई सिख टीचिंग्स में ऐसे मीट को कुट्ठा मीट भी कहा जाता है। हलाल स्लॉटर इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें एनिमल को ना रिलीजियस रिचुअल्स के साथ काटा जाता है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, हलाल शब्द अरेबिक लैंग्वेज से आता है जिसका मतलब होता है अलाउड या फिर परमिसिबल। इस्लामिक डाइटरी लॉ के अनुसार हलाल मीट वही माना जाएगा जो एक खास स्लॉटर प्रोसेस से तैयार किया जाएगा। इस प्रोसेस को ना दबिया भी कहा जाता है। इसमें एनिमल के थ्रोट को एक शार्प नाइफ से कट किया जाता है। स्लॉटर के समय अल्लाह का नाम लिया जाता है और उसके बाद एनिमल का ब्लड ड्रेन होने दिया जाता है। इस्लामिक स्कॉलर्स के अनुसार ये जो प्रोसेस है ये मीट को रिलीजियसली परमिसिबल बना देता है और इसी कारण कई सिख झटका मीट प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हलाल। झटका स्लॉटर में एनिमल को एक ही स्ट्राइक में तुरंत मार दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हलाल मीट खाने के लिए मना किया था, तो सिखों के लिए ये एक रिलीजियस ड्यूटी भी हो जाती है कि वो हलाल को अवॉइड करें। और इसी लॉजिक के आधार पर कपूर का कहना यह था कि उनके रेस्टोरेंट में नॉन हलाल मीट सर्व किया जाता है, यानी वो मीट जो झटका स्टाइल स्लॉटर से आता है। लेकिन जैसे ये बोर्ड लगा, सिचुएशन बदलने लगी।
कुछ लोगों ने इस डिसीजन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। कई लोगों का कहना यह था कि लंदन जैसे मल्टी कल्चरल सिटी में इस तरीके के बोर्ड भैया अननेसेसरी हैं, बिना बात की टेंशन क्रिएट हो रही है। इसी कारण कुछ जगह पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाते हैं और कई बार ग्रुप्स रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर स्लोगन्स लगाने लगते हैं। अब आप यहाँ पर यह भी देखो कि इसके बाद ना मामला एक सड़क तक सीमित नहीं रहता है, धीरे धीरे कंट्रोवर्सी ऑनलाइन स्पेस में भी फैलने लगती है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक फैल जाती है। कपूर के अनुसार अचानक उनके रेस्टोरेंट के खिलाफ गूगल रिव्यूज और फूड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ी संख्या में नेगेटिव रिव्यूज आने लगते हैं। कई रिव्यूज ऐसे अकाउंट से किए जाते हैं जो शायद कभी रेस्टोरेंट गए ही नहीं थे और इसी कारण कपूर ने इसे कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन कैंपेन बताया। लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुका। कपूर ने पब्लिकली ये भी कहा कि उनके परिवार को सीरियस थ्रेट्स मिलने लगे हैं। उनके अनुसार उनकी वाइफ और उनकी डॉटर को रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स भेजे गए हैं और कई बार अननोन लोग रेस्टोरेंट के बाहर आकर इंटिमिडेशन करने की कोशिश करते हैं। यानी धीरे धीरे सिचुएशन एस्केलेट होती गई। फिर आया 14 मार्च 2026। उस दिन रंगरेज रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया। प्रोटेस्ट करने वाले लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने कस्टमर्स को अंदर जाने से भी रोकने की कोशिश की थी। इसी कारण सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो गई कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस को वहां पर इंटरवीन करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कंट्रोवर्सी को और ज्यादा बड़ा बना दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कन्फ्रंटेशन के दौरान हरमन सिंह कपूर को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया। इनफैक्ट कपूर को हैंडकफ्स लगाकर पुलिस व्हीकल तक ले जाया गया और यहीं से ये जो कंट्रोवर्सी है ये नेशनल लेवल डिबेट बन गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज तेजी से सर्कुलेट होने लगे। कुछ लोग कपूर के सपोर्ट में आ गए और उनका कहना यह था कि बिजनेस ओनर या रेस्टोरेंट ओनर अपने मेन्यू का फैसला खुद करेगा, बाहर के लोग क्यों करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह था कि लंदन जैसी डाइवर्स सिटी में ऐसे स्टेटमेंट्स अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन रंगरेज रेस्टोरेंट के लिए ना ये पूरी की पूरी डिबेट बहुत भारी पड़ गई। लगातार प्रोटेस्ट होने लगे, ऑनलाइन अटैक्स और थ्रेट्स के बाद बिजनेस पर प्रेशर बढ़ता चला गया। कपूर ने बाद में कहा कि इस सिचुएशन में रेस्टोरेंट को चलाना ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और आखिरकार कई महीनों के विवाद के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि रंगरेज रेस्टोरेंट अब परमानेंटली बंद किया जाएगा। यानी एक रेस्टोरेंट जो पिछले 16 सालों से वहां चल रहा था वो कंट्रोवर्सी के बाद बंद हो गया। यानी यूके जो खुद को सेक्युलर क्लेम करता है वो सब हवाई बातें हैं क्या। देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि रंगरेज रेस्टोरेंट का विवाद सिर्फ एक रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। असली सवाल है कि आखिर ऐसा माहौल बना कैसे एक ऐसा देश जिसने कभी दुनिया के सबसे बड़े हिस्सों पर राज किया आज अपने ही शहरों में ऐसे विवादों का सामना कर रहा है। इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में ब्रिटेन की हालत अच्छी नहीं थी। युद्ध के बाद उसकी इकोनॉमी की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वर्कर्स चाहिए थे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। रीजन पता है क्या था? युद्ध के दौरान ब्रिटेन को अपनी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा सेना में भेजना पड़ा था और लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए थे। ब्रिटेन की अपनी युवा मैन पावर युद्ध की भेंट चढ़ चुकी थी और इसी कारण ब्रिटेन को बाहर से मैन पावर की जरूरत पड़ गई। और यहीं से शुरू होता है कॉमनवेल्थ माइग्रेशन। ब्रिटेन ने अपने पुरानी कॉलोनीज और कॉमनवेल्थ देशों के लोगों को अपने यहाँ पर आने की अनुमति दे दी। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कैरिबियन इलाकों के लोग शामिल थे और इसी कारण से 1950 और 1960 के दशक में साउथ एशिया से एक बड़ी संख्या में लोग आकर ब्रिटेन रहने लग गए। खासकर पाकिस्तान के पंजाब रीजन के मीरपुर और रावलपिंडी के आसपास के इलाकों से बहुत बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन पहुंचे। इन लोगों ने टेक्सटाइल मिल्स, फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट जॉब्स में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इसको टेम्परेरी माइग्रेशन माना जा रहा था। कुछ लोग सोचते थे कि कुछ साल काम करने के बाद वो अपने देश वापस लौट जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने लग गई। इन वर्कर्स ने ब्रिटेन के अंदर परमानेंट सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी पत्नियों, बच्चों और रिलेटिव्स को भी ब्रिटेन में बुलाना शुरू कर दिया और यहीं से ब्रिटेन का डेमोग्राफिक पैटर्न
धीरे धीरे बदलने लग गया। 1970 के दशक तक ब्रिटेन के कई इंडस्ट्रियल सिटीज में साउथ एशियन कम्युनिटीज स्थापित हो चुकी थी। ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, लीड्स और लेस्टर जैसे शहरों में बड़ी संख्या में साउथ एशियन कम्युनिटी बस चुकी थी। और इसी के साथ ही कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने लगा था। मस्जिदें बनने लगी थी, हलाल बुचर शॉप्स खुलने लगे थे, उर्दू और पंजाबी न्यूज़पेपर आने लगे थे। धीरे धीरे कुछ इलाकों में पॉपुलेशन पैटर्न इतना बदल गया कि वहां एक कम्युनिटी का डोमिनेंस दिखाई देने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्रैडफोर्ड में आज लगभग 25% पॉपुलेशन पाकिस्तानी ओरिजिन की बताई जाती है और पेंडल में 25% पाकिस्तानी इमिग्रेशन है। इसी तरीके से बर्मिंघम, ल्यूटन और लंदन के कई हिस्सों में पाकिस्तानी ओरिजिन पॉपुलेशन काफी बड़ा हिस्सा हो चुकी है। 2021 के ब्रिटिश सेंसस बताते हैं कि ब्रिटेन में करीब 17 लाख पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं। ब्रैडफोर्ड जैसे शहरों में यह आबादी 27% तक पहुंच चुकी है। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, रॉचडेल, लंदन जैसे शहरों में कई क्षेत्र मिनी पाकिस्तान कहे जा रहे हैं। और इस पॉपुलेशन ने पता क्या किया? टैक्टिकल वोटिंग। और इस वोटिंग के कारण धीरे धीरे लोकल काउंसिल्स में पाकिस्तानी बैकग्राउंड के काउंसलर चुने जाने लगे। इसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स में भी इनकी प्रेजेंस दिखाई देने लगी। 2024 तक यूके पार्लियामेंट में करीब 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तानी ओरिजिन के बताए जाते हैं। London's 2016 mayoral elections will go down in history as a milestone, with the city getting its first Muslim mayor of Pakistani origins. Sadiq Khan has been elected as the new mayor of London, giving Labour Party a boost. आज लंदन, ऑक्सफोर्ड, ल्यूटन, रॉचडेल, ब्लैकबर्न, ओल्डहैम, टैम्पसाइड, ब्रिजटाउन, कैम्पडेन और रॉथरहम जैसे कितने ही शहरों के मेयर मुस्लिम बन चुके हैं और इनमें से मैक्सिमम पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं। और एक बार डेमोग्राफी और पॉलिटिकल पावर का कॉकटेल बनता है तो पता है ये शांति दूत क्या करते हैं? पावर में आते ही इनकी मजहबी डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। इसी भीड़ के द्वारा पाकिस्तान में शरिया फॉर ब्रिटेन जैसे कैंपेन्स चलाए जाने लगे थे। Undeterred by opposition, Chowdhury and his group plan what they see as the beginning of an Islamic emirate, not just in the UK, but all over Europe. Police have mobilised to take these posters down as fast as they appear, but Chowdhury and his group say they formed bands of vigilante enforcers to make sure Sharia is adhered to, verbally or physically. And in other parts of London, women have already been harassed for not covering their heads. If these Muslims ever get their way, I won't be able to dress like this on the streets of Walthamstow or many other parts of London, Brussels, Rome and Paris. यह भीड़ इतनी नहीं है कि ब्रिटेन की संसद में शरिया लागू करवा सके, पर पाकिस्तानी भीड़ यूके में इतनी जरूर है कि वो अपने एरियाज में शरिया लागू करके रखती है। To dominate the whole world by Islam, including Britain, that is my ambition. Radicalisation is calling for the Sharia nowadays. Radicalisation is exposing the British government. I believe the British government are the main radicalising force for people going abroad and fighting alongside their brethren. इन इलाकों में नो गो जोन्स भी बन चुके थे, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर शरीयत लागू है और कोई गैर इस्लामिक या फिर ब्रिटेन का गोरा एंटर नहीं कर सकता था। यदि करता तो उसे पीटा जाता था। Over 14% of those here were the victim of crime in the last year. और इन्हीं इलाकों से निकलकर लोग अल कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स तक ज्वाइन कर चुके हैं। There's been a major breakthrough in the recent London terror attacks. One of the attackers, surprise, surprise, has been identified as 27-year-old Pakistan origin man Khurram Shahzad Butt. पर क्या आप जानते हैं कि इसी पाकिस्तानी भीड़ ने एक दूसरा आतंक भी मचाया? ब्रिटेन की लोकल माइनर लड़कियों को फंसाकर उनके साथ यौन हिंसा करने का आतंक। ये आतंक ग्रूमिंग गैंग्स फैला रहे थे और 2013 तक केवल रॉथरहम में ऑफिशियली 1400 बच्चियों का शिकार कर चुके थे। When I was still 14, Andrea took me to the promenade in the town where we met the Pakistani kebab house workers, and then 5 or 6 of them gang raped me. I was locked in there for 10 weeks. The abuse had gone on for decades, and nobody responsible had been punished. The police and council had turned a blind eye to the abuse, or even blamed the raped girls. और ये पूरी कहानी केवल रॉथरहम की नहीं है, पूरे ब्रिटेन में लड़कियों का शिकार किया जा रहा था। एक ग्रूमिंग गैंग सर्वाइवर ने बताया कि केवल इंग्लैंड में 5 लाख लड़कियों के साथ ये पाकिस्तानी गैंग्स सामूहिक यौन हिंसा कर चुके थे। Best friends Lindsay and Natalie tonight speaking on camera for the first time. Lindsay was 15 when she was abused by Arshid Ash Hussain. Arshid's brother Banaras Bono Hussain raped Natalie when she was just 13. Both were given lengthy jail sentences.
इसके अलावा जीबी न्यूज की पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में 50 से अधिक शहर ग्रूमिंग गैंग्स की चपेट में आ चुके हैं। And so in the documentary in February we uncovered up to 50 different towns and cities where we believe that these grooming gangs have credible reports of them going on. But the National Crime Agency has only been to one. और इसे केवल क्राइम नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक एपिडेमिक है, एक ऑर्गेनाइज्ड आतंक, और इसमें पिसता है ब्रिटेन का आम आदमी, क्योंकि ब्रिटेन का कॉमन मैन अपने शहर को कबीला बनते हुए देख रहा है। Free, free Palestine! Don't care about international law. Care only for your duty to Allah. You must end the occupation and they must withdraw. वो अपनी आंखों के सामने अपने देश का इस्लामीकरण होते हुए देख रहा है। So we are here to tell you that Islam and the Sharia is unstoppable in Europe. Stoning for adultery, cutting off hands for stealing, death for renouncing Islam. This group of men is trying to enforce Sharia law in the UK. They've started a campaign to make certain areas of London and other cities Islamic law controlled zones. I was, I think, along with millions of other British citizens, shocked to read the expose in the Times newspaper that Britain has become the Western capital for the use of Sharia courts. ब्रिटेन के कुछ साल पुराने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम आबादी ब्रिटेन का लगभग 5% है, पर वो ब्रिटेन के 18% से अधिक क्राइम कर रही है। 83% माइनर लड़कियों के साथ हो रहे यौन अपराध पाकिस्तानी या फिर अन्य मूल के लोग कर रहे हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर आगजनी और दंगे सामान्य होने लगे हैं। In Birmingham on Monday, Muslims did take matters into their own hands. Some carried weapons amid rumours the far right were coming. The police now under pressure to explain why they didn't do anything to stop people who were clearly armed. बेसिकली ब्रिटेन में पॉलिटिकल पावर पर धीरे धीरे पाकिस्तानी अपना कब्जा कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की सड़कों पर उपद्रव और इस्लामिक लॉज भी चलाए जा रहे हैं और ब्रिटेन के पॉलिटिशियन और लोग कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसे में रंगरेज रेस्टोरेंट के साथ जो हुआ है वो होना ही था। आप जितना इन लोगों के सामने झुकोगे ये उतना ही आपको झुकाएंगे। और ऐसे में सवाल आज ये है कि ब्रिटेन का सोशल मॉडल आज किस दिशा में जा रहा है। देखो, अगर रंगरेज रेस्टोरेंट की घटना को ध्यान से देखा जाए तो केवल ये एक रेस्टोरेंट का विवाद नहीं था, ये उस बड़े संकट की झलक थी जो आज ब्रिटेन की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ हलाल या नॉन हलाल मीट का नहीं है, असली सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन में अब मॉब प्रेशर और रेडिकल एक्टिविज्म कानून से ऊपर खड़े होने लगे हैं। जब एक बिजनेसमैन सिर्फ इतना कहता है कि उसके रेस्टोरेंट में अब हलाल मीट सर्व नहीं होगा, तो सैद्धांतिक रूप से यह उसका अधिकार है। ब्रिटेन की पूरी लीगल सिस्टम इंडिविजुअल फ्रीडम और प्राइवेट बिजनेस राइट्स इसके ऊपर ही आधारित है। लेकिन रंगरेज के मामले में जो हुआ उसने बहुत लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ब्रिटेन अब भी वही देश है जहां लॉ सबसे ऊपर होता था। ग्रीन पार्टी जैसी पार्टीज जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके मेन वोटर्स मुसलमान हैं, अब ये दावा करती हुई दिखाई देती हैं कि अगर वो किसी दिन सत्ता में आ गए तो यूके के नेशनल रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी को बदलने की बात उठाई जाएगी। कपूर पहले से ही खालिस्तानी सेपरेटिज्म के खिलाफ बोलते रहे हैं। 2023 में लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमला हुआ था और खालिस्तान सपोर्टर्स ने बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की थी। उसी समय से ब्रिटेन में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म पर सवाल उठने लगे थे। कपूर उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने ओपनली इस मूवमेंट की आलोचना की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उसी समय से उन्हें लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी पर हमला हुआ, उनकी कार को वेंडलाइज किया गया, उनके परिवार को रेप और डेथ थ्रेट्स भेजे गए। मैं हरमन सिख हूँ एक, और मैं इन खुतिस्तानियों के खिलाफ हूँ। इनके खिलाफ मैं बोलता हूँ इंग्लैंड के अंदर, तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे घर के बाहर आए। पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट फेंक के गए लाल कलर का, बताने के लिए कि खून के धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने अभी ये गोली मार के गए गाड़ी के अंदर। और रंगरेज कंट्रोवर्सी के दौरान ये पूरा का पूरा प्रेशर और ज्यादा खुलकर सामने आ गया। लेकिन इस कहानी में
सिर्फ खालिस्तानी रेडिकल ग्रुप्स का एंगल नहीं है। देखो, ब्रिटेन में पिछले कई वर्षों से इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म जो है ना, वो एक सीरियस कंसर्न बन चुका है। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इस हद तक पहुंच चुका है कि कई लोकल्स अब सड़क पर निकलने में डर महसूस करने लगे हैं। यूके की रोड्स पर नमाज पढ़ना, मातम मनाना, मुहर्रम मनाना अब आम सा दृश्य हो गया है। तो बहुत सारे ब्रिटिश लोगों का कहना अब ये है कि वो खुद अपने देश में, अपने देश की अपनी लोकेलिटी में सेफ महसूस नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति तथाकथित मुस्लिम एरिया में चला जाए तो उसे वहां से मारकर भगा दिया जाता है। यहां तक कि यूके लेबर से जुड़े हुए कुछ नेताओं के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी चर्चा में रहे हैं, जिनमें कम उम्र से जुड़े सेक्सुअल लॉज पर बहस छिड़ी थी। कुछ क्रिटिक्स का कहना यह भी था कि लिबरल्स की जो पॉलिसीज है ना, उन्होंने ही इस पूरे माहौल को बनाने में भूमिका निभाई है। रेडिकलिज्म की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूएई ने अपनी कंट्री में यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स खत्म कर दिए हैं, ताकि यूएई के स्टूडेंट्स ब्रिटेन जाकर रेडिकल इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। यूके में जब इस्लामिक प्रोटेस्टर्स रैलीज निकालते हैं ना, तो कई ऑब्जर्वर्स ये कहने लगते हैं कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। लंदन बॉम्बिंग से लेकर रेडिकल नेटवर्क्स तक ब्रिटेन बार बार इस समस्या का सामना करता रहा है। यहाँ से यूके का कमबैक करना और रेडिकलिज्म तथा अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन पर काबू पाना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। अगर सरकार मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग फैसले ले और समय रहते कदम उठाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, पॉलिटिक्स में भी ना अब इमिग्रेंट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। अब या तो यूके इस सिचुएशन से रिकवर करेगा, और अगर नहीं कर पाया तो कम से कम दुनिया के सामने एक उदाहरण जरूर बन जाएगा कि जब किसी देश को रेडिकल इमिग्रेंट्स के हवाले कर दिया जाता है तो उसका क्या नतीजा होता है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट किया जा सकता है यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के माध्यम से। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।